हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस के केमिस्ट्री के पार्ट का जो है 4th चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और कार्बन के क्या यूजेस है ये पढ़ेंगे। कार्बन की बात करें तो आप अपने दैनिक जीवन में जो भी चीजें देखते हैं, जैसे कहीं पे उड़ता हुआ आप धुआं देखते हैं, पेड़ पौधे चीजें दिखाई देती हैं, इनको जलाओ तो उससे भी धुआं निकलता है, तो ये सब कार्बन ही है। और मतलब जो है लोगों के चेहरे पे जो कालिख लगी होती है वो भी कार्बन ही है। ठीक है, तुम जितनी भी चीजें देखते हो आसपास, जो चीज काला करने वही कार्बन। ठीक, तो इसमें हम कार्बन पढ़ेंगे, कार्बन कैसे वर्ड आया इसका और इसके यूजेस क्या हैं, किस किस चीजों में, किस किस थिंग्स में कार्बन पाया जाता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। खैर अभी मैं कार्बन का आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। जैसा कि आप यहां पर लाइन देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है, कार्बन इज एन एलिमेंट, इट इज अ नॉन मेटल एंड अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल। तो कहने मतलब कार्बन जिस तरह से हम बात करें आयरन की, गोल्ड की, सिल्वर की, वो एलिमेंट्स है, उसी तरह से कार्बन भी एक एलिमेंट्स है। ठीक है, और एलिमेंट होने के साथ साथ जैसे आपने देखा कि सारे एलिमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, ठीक है, इनर्ट गैसेस होती हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। उसी प्रकार से जो कार्बन है आपका, ये नॉन मेटल की सीरीज में आता है। ठीक है, साथ में कार्बन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल C होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन जो वर्ड है, पहले इसके बारे में हम समझते हैं। तो कार्बन वर्ड जो है लैटिन वर्ड एक कार्बो था, उससे ड्राइव किया गया है और कार्बो का मीन्स होता है कोल। अब कोल जो होता है कि कोल का जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट है वो क्या होता है, आपका कार्बन होता है, इसलिए वहां से इसका नाम दिया गया है कार्बन। ठीक है, अगर इसकी अब प्रेजेंट अवेलेबिलिटी की बात करें तो कार्बन जैसा इसमें दिया है कि एटमॉस्फेयर में और अर्थ क्रस्ट में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। तो हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट में 0.02% जो है ये अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। मिनरल के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में 0.02% प्रेजेंट है। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, अगर हम बात करें कि पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में भी कार्बन होता है। वो पेड़ पौधे भी कार्बन कंपाउंड से मिलकर बने और इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह अगर हम लोग खुद की बात करें तो ह्यूमंस जो है खुद जो है कार्बन से मिलकर बना होता है। अगर हम अब फूड प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें जैसे पल्सेस हो गया, ग्रेन्स हो गया, ठीक है, और भी जितने कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, ये सब खुद कार्बन से मिलकर बने हैं। और अगर हम बात करें जो है क्लॉथ की, तो क्लॉथ में जैसे कॉटन हो गया और बहुत सारे जो फाइबर है, चाहे सिल्क हो, वुलन हो, ये जो भी चीजें हैं ये सब कार्बन से मिलकर बनी है। अगर हम फ्यूल की बात करें तो इसमें आपका वुड आ जाता है, इसमें आपका केरोसिन आ जाता है और इसमें जितनी भी LPG, CNG, ये सब चीजें भी कार्बन से मिलकर बनी हुई हैं। तो कार्बन का हमारे जीवन में आप इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन इन आवर डेली लाइफ, तो आप बता सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में जितने भी यूज करने वाली चीजें हैं, वो चाहे फूड हो, चाहे क्लॉथ्स हो और चाहे फ्यूल हो, ये सब कार्बन से ही मिलकर बनी है, कार्बन कंपाउंड से ही मिलकर बने हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इस तरह से कार्बन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है कि जो भी कंपाउंड्स हैं या जो भी थिंग्स हैं बनी हुई हैं जो कार्बन से, ये कैसे पता करेंगे कि वो कार्बन से बनी ही है। जैसे आप पेड़ को आप देखें या आप किसी भी कंपाउंड्स को घर ले आएँ, उस चीज़ को आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि कार्बन इसमें है कि नहीं है। तो पहली चीज़ आप सबको ये पता होना चाहिए कि जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो स्मोक निकलता है, इससे हमको पता चल जाता है कि वो क्या है, कार्बन है। अच्छा, स्मोक कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी जो है आपको कुछ धुआं जैसी चीज़ें लग सकती हैं, तो ये कैसे क्लियर होगा कि इसमें कार्बन है कि नहीं है। तो जो है मार्कर, इसको हम इस तरह से पता करेंगे कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर हम जलाएंगे तो उससे जो धुआं निकलेगा उसको हम लाइम वाटर से पास कराएंगे। अगर लाइम वाटर से पास कराने पर वो लाइम वाटर अगर मिल्की में कलर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर कुछ जला रहे हैं, ठीक है, आपने जलाया, ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट मान लीजिए कि इससे जो निकलने वाला धुआं है वो इस पाइप के थ्रू क्या हो जाए, इस तरह से इसमें जिस कंटेनर में लाइम वाटर रखा है इसमें पास हो जाए। तो इसमें क्या होगा कि लाइम वाटर क्या होगा, जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। अगर वो मिल्की हो जाता है तभी आप ये कह सकेंगे कि जो भी चीज़ें हैं वो आपकी किससे बनी हुई हैं, कार्बन से बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये एक टेस्टिंग का तरीका है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है कि वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बर्न इट एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो ये एक तरीका है। इसको भी आपको जब भी क्वेश्चन आएगा कि कैसे हम पता करेंगे कि जो वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, वो कार्बन से बनी कि नहीं, तो उसको टेस्टिंग करके उसका एक अरेंजमेंट हमने आपको बताया। चीज़ों को जलाइए, जो भी धुआं है वो इससे पास कराइए, इस तरह से जो अरेंजमेंट हो, यहाँ पर लाइम वाटर रख दीजिए। अगर ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, इट मीन्स जो है जो भी कंपाउंड्स है, जो भी वस्तुएं आपकी किससे, कार्बन से मिलकर बनी है। हाँ, तो हम लोग जो है कार्बन और कार्बन के जो भी हमारे जीवन में प्रयोग थे, महत्व था, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं।
वो कैसा बिहेव करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कार्बन की पहले प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। जैसे कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसको डीपली हम बताएंगे कि वो कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है अभी, लेकिन उससे पहले दूसरी प्रॉपर्टी का हम बात कर लें। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कार्बन इज टेट्रावैलेंट, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। क्यों होती है अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है सेल्फ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या है और सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम सबके बारे में आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, तो सबसे पहले आप जानिए कि बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के डोनेट और गेन करने की वजह से बनता है, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में बनता है। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड में क्या है कि जो सोडियम है ये मेटल है और जो क्लोरीन है ये नॉन मेटल है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को डोनेट किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन को गेन करने और डोनेट करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इस वजह से जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो है कोवैलेंट बॉन्ड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो देखिए जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट और गेन करने की वजह से नहीं बनते हैं। तो उनके पास विकल्प क्या बचा, तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि कार्बन भी जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और कोवैलेंट बॉन्ड जिन एलिमेंट्स के बीच बनता है और जो नए कंपाउंड बनके तैयार होते हैं उन्हें कोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल वाले लेसन में बताया गया है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ये लेसन पढ़ रहे हैं तो उसमें हम बाद में जाएंगे, किसी और वीडियो में जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि कार्बन क्यों कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आप सबको पता है कि जो है कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है। कार्बन का देखिए पहले एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर जिसका 6 होगा तो उसके पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी सेल में कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। और सबको ये बात पता होगी कि किसी भी एलिमेंट्स को स्टेबल होने के लिए, अब हीलियम को छोड़कर, वो एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि हीलियम के पास एक ही सेल होती है और जो पहली सेल है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। तो हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है स्टेबल होने के लिए, और वो स्टेबल है ऑलरेडी। बट जितने दूसरे और एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के, उनको सबको अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए क्या हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनके आउटर मोस्ट सेल में। तो इसी तरह से कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और होते तब ये स्टेबल हो जाता। या तो एक काम और हो सकता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो उसके पास केवल 1 सेल बचेगी और उस सेल में ऑलरेडी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल हो सकता है। तो यानी कि हम अगर थोड़ा सा आपको हम अच्छे से बताएं तो यहाँ पर देखिए कि कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इट शुड आइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। किस लिए, टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्टेबल बनने के लिए या इनर्ट गैस जो होती है उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। दूसरा, ठीक है, या टू बिकम स्टेबल। आगे देखते हैं, कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच इट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस। अब जब एटम छोटा होगा, मान लीजिए पहली सेल या दूसरी सेल है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो न्यूक्लियस पास में है, तो न्यूक्लियस इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो न्यूक्लियस क्या करता है कि इन इलेक्ट्रॉन को काफी स्ट्रांग फोर्स के साथ हेल्ड किए रहता है, खींचे रहता है, अपना मतलब प्रभुत्व उसके ऊपर जमाए रहता है। तो वही लिखा है कि कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच इट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस। अब प्रॉब्लम क्या है कि सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एटम एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड एज मेनी एज 4 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एनर्जी कंसंट्रेशन। मतलब ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है क्योंकि अब जब स्ट्रांगली इसको हेल्ड किए हुए हैं तो इसको अलग करने में भी तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो ये जो है इकोनॉमिकली रूप से बेनिफिशियल नहीं होगा। दूसरा काम ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन ऐड भी नहीं कर सकते क्योंकि भैया इसके पास पहले से 4 है, तो जो न्यूक्लियस है उसको आसानी से होल्ड कर पा रहा है 4 इलेक्ट्रॉन को। अब उसके ऊपर ज्यादा भार तुम लादे दे रहे हो तो कैसे होल्ड कर पाएगा। तो न्यूक्लियस के लिए एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी नहीं सकता। तो भैया वो करे तो क्या करे ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो ठीक है, एक्वायर
द मोस्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मतलब वो जो है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता। तो अब कार्बन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बनता है कि इट हैव टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए केवल और केवल सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, इसके पास यही रास्ता बनता है, ठीक है। और इस तरह से ये जब शेयर करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि बताते हैं आपको, जैसे ये रहा कार्बन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब देखें, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास क्योंकि एक ही सेल होती है तो उसको इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन जो है अचीव करने के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की हो सकता है। कार्बन के पास 2 सेल होती है तो दूसरी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन की हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो कार्बन क्या कर ले, जो है कार्बन सबके साथ चारों हाइड्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो देखिए कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 2 4 2 6 2 8। अगर हाइड्रोजन बात करें तो हाइड्रोजन का एक एटम कार्बन के एक एटम से शेयर कर ले तो उसके पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इस तरह से आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा CH4। तो ये देखिए ये कोवैलेंट कंपाउंड्स हो जाएगा और इनके बीच ये जो बॉन्ड बनेगा, अच्छा बॉन्ड का मतलब और कुछ नहीं होता है, बॉन्ड का मतलब आप लोग समझते हैं कुछ नहीं, बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से कोई 2 एटम एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, वही बॉन्ड होता है। बॉन्ड का और कोई विशेष कोई खास मतलब नहीं होता है, बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है जो 2 एटम्स को एक साथ बांधे रखता है, ठीक है। तो इस वजह से इसके पास क्या बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। सारा रीजन हमने समझा दिया, यहां पर सब कुछ जो है बढ़िया डिटेल में लिखा हुआ भी है। अब आते हैं हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। हाँ, तो हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो आपको बता देना चाहता हूं क्या, कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। देखिए टेट्रा, जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा कि बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। बाई वो तो मैथ की बात हो गई। हम यहाँ पे अगर केमिस्ट्री में या साइंस में बात करते हैं तो डाई शब्द का यूज होता होगा कई बार। तो डाई का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ जो है क्या किया, रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो उसका मतलब हो गया डाई, ठीक है। कार्बन मोनो का मतलब 1 होता है, ट्राई होता है। ऐसे टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है इसको जान लीजिए। आप सब लोगों ने कहा कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, पहले सेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी सेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने क्या बताया कि वो जो है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना ही डोनेट कर सकता है। तो उसके पास हमने बताया कि बचा केवल तीसरा रास्ता, वो तीसरा रास्ता ये बचा कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो हमने ये भी बताया था कि कार्बन एटम हैव टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो है कार्बन एटम क्या कर सकता है कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ये भी हमने बताया कि कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो यानी कि उसकी बैलेंस, जो आप सबको पता होना चाहिए कि जितने इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें ही हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही उसकी बैलेंसी होती है। तो कार्बन के एटम में आउटर मोस्ट सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी एक तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है कैटिनेशन, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो देखो मैं पहले इसको आपको बता देता हूं डेफिनेशन क्या है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज इट एबिलिटी टू कंबाइन विद इटसेल्फ एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। मतलब कार्बन की जो सबसे आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अपने आप से कंबाइन करने की प्रॉपर्टी। मतलब कई सारे कार्बन आइटम ही आपस में जुड़कर जो बॉन्ड बना लेते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ कॉम्बिनेशन कहते हैं। और ऐसा कर करके वो बहुत लंबी चैन बना लेते हैं। अब अच्छा, इसका हमारे जीवन बेनिफिट क्या होगा कि जितने लंबी चैन होगी उस एटम के द्वारा, उस एलिमेंट के द्वारा जो है मतलब हमारे जो है दुनिया में या हम कह सकते हैं वर्ल्ड में बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। तो मतलब इसी वजह से कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हमारे खाने में भी कार्बन है, या पेड़ पौधों में कार्बन है, कपड़े में भी कार्बन है, जिधर भी देखो हर जगह पे कार्बन है। तो हम ये इस वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए, ठीक है। तो दूसरी चीज अब कैसे होती है, जैसे हम ऑक्टेन की बात करें तो ऑक्टेन जैसे क्या होता है कि ऑक्टेन जो है पेट्रोलियम का एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है। ऑक्टेन का फार्मूला क्या होता है, C8 और जो है H18, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो कार्बन की देखिए कि 8 कार्बन इसमें यूज में है, तो 8 कार्बन की एक बहुत लंबी चैन बन गई, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ कॉम्बिनेशन कहेंगे। और जो है किसी भी एलिमेंट के द्वारा, ठीक है,
किसी भी एलिमेंट के द्वारा द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन इज नोन एज कैटिनेशन, मतलब जो है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन विथ इट सेल्फ, मतलब अपने आप के द्वारा ही कंबाइन करके एक लंबी चैन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे ही क्या कहते हैं, कैटिनेशन। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में पाई जाती है, इसके अलावा सिलिकॉन में भी पाई जाती है। सिलिकॉन आपस में भी कंबाइन करके एक लंबी चैन बनाते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट है कि वो 7 से 8 एटम ही जो है आपस में कंबाइन करके बना सकते हैं, 7 to 8 एलिमेंट तक, और उसके बाद वो नहीं बना सकते हैं। तो एक मतलब सिलिकॉन इतना ही कर सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है कार्बन की होती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, और आपको हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो अकरेंस ऑफ कार्बन आता है, उसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं। हमारा अगला टॉपिक है अकरेंस ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की उत्पत्ति या कार्बन कैसे पाया जाता है, ये चीज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट है भाई वो 2 ही प्रकार से पाए जाते हैं, या तो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे या तो कंबाइन स्टेट में पाए जाएंगे। अब भाई जो फ्री स्टेट में कौन सा पाया जाएगा, फ्री स्टेट में वो पाया जाएगा जो कम रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा, और कंबाइन स्टेट में वो पाया जाएगा जो मोर रिएक्टिव होगा। तो कार्बन एक हिसाब से लेस रिएक्टिव भी नहीं है, तो वो भी ज्यादातर जो है पाया जाता है कंबाइन स्टेट में ही। तो देखिए क्या लिखा है कि कार्बन अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइन स्टेट। अच्छा, फ्री स्टेट में वो एलिमेंट के फॉर्म में पाया जाता है, और कंबाइन स्टेट में वो जो है कार्बन कंपाउंड, मतलब जो है फॉर्म ऑफ कंपाउंड विद अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ जो है कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा, फ्री स्टेट में कौन कौन से रूप होते हैं इसके? अगर फ्री स्टेट में बात करें तो जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का एक प्योर फॉर्म है जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। डायमंड भी जो है क्या पाया जाता है, फ्री स्टेट में ही पाया जाता है। अच्छा, ये तो मतलब जो है सेंचुरीज, लगभग 100 ईयर से लगभग जाने जा रहे हैं, लेकिन एक हमारे पास नया जो है आया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बक मिस्टर फुल रेन। ठीक है, ये एक नया जो है फॉर्म है कार्बन का जो ये भी फ्री स्टेट में पाया जाता है, रिसेंटली जो है डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एज अ फ्री स्टेट, मतलब बहुत ही कम जो मात्रा है कार्बन की वो फ्री स्टेट में पाई जाती है, बाकी ज्यादातर कार्बन कंबाइन स्टेट में ही पाया जाता है। अच्छा, कंबाइन स्टेट में किन के फॉर्म में आ जाता है? तो ज्यादातर जैसे कहते हैं हम कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, बाई कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सब जो है कार्बन के कंबाइन स्टेट होते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनके यूजेस पढ़ेंगे, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ बस। तो हम लोग जो है कार्बन की बात करते हैं कि कार्बन कितने फॉर्म में पाया जाता है। तो पहली चीज हम जानते हैं कि एलोट्रॉफ क्या होते हैं। तो देखिए, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच वन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉफ ऑफ द एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट जितने फिजिकल फॉर्म में पाया जा सकता है उसे हम उस एलिमेंट के एलोट्रॉफ कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड स्टेट, कार्बन 3 सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो कार्बन के कितने एलोट्रॉफ हो जाएंगे? कार्बन के 3 एलोट्रॉफ हो जाएंगे। देखिए, पहली चीज एलोट्रॉफ का मतलब किसी भी एलिमेंट के एलोट्रॉफ हो सकते हैं, मतलब वो एलिमेंट कितनी स्टेट में पाया जाता है वही उसके एलोट्रॉफ होंगे, वो डिफिनेशन बताता है। तो कार्बन एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड स्टेट, कार्बन 3 सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉफ हो जाएंगे। वो 3 एलोट्रॉफ कौन होंगे वो यहाँ पे लिखा है कि एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। एक होता है डायमंड, और एक होता है आपका ग्रेफाइट, और एक होता है बकमिंस्टर फ्लोरेन। तो आपको पता है कि डायमंड और जो ग्रेफाइट है ये हम लोग जो है हजारों साल से, मतलब लगभग 100 साल से, 1000 साल नहीं कह सकते तो 100 साल मान लीजिए आप, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो ये लगभग 100 साल से हम लोग को पता है, हम लोग को नहीं पता, जो हमसे पहले थे उनको पता होगा, हम लोग जब से जानने वाले हुए हैं तब से जानते हैं। ठीक है, और लेकिन ये जो बकमिंस्टर है ये न्यू है, रिसेंटली जो है खोजा गया, तो अभी इसके प्रॉपर्टीज के बारे में रिसर्च चल रही है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो मैं आपको डायमंड के बारे में बताऊँ, तो जैसा कि डायमंड के बारे में आप जानते हैं कि डायमंड एक कार्बन का एलोट्रॉफ है, इट इज द एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, और एक ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसी घटनाएं जो है टेक्स प्लेस होती हैं। ये चीज समझ गए आप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया का सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है कोई या एलिमेंट्स है वो कौन सा आपका हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है ये भी कार्बन का एक फॉर्म है। ठीक है, जहां डायमंड काफी हार्ड होता है तो ग्रेफाइट वहीं पे सॉफ्ट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट में फिजिकल प्रॉपर्टी में और जो है कुछ फर्क होता है, डायमंड की और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंट होता है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, डायमंड क्या होता है आप सबको पता है कि डायमंड से करंट पास नहीं हो सकता है। अच्छा, ग्रेफाइट से करंट पास हो सकता है। डायमंड जो है क्या होता है, काफी ब्रिलियंस मतलब होती है चमक। ठीक है, तो डायमंड में क्लस्टर प्रॉपर्टी होती है, मतलब काफी चमक होती है, वहीं ग्रेफाइट में कोई चमक नहीं होती है, डल कलर का होता है।
ठीक है। डायमंड के यूजेस अलग अलग हैं। डायमंड का जैसे हार्ड होने की वजह से पत्थर को काटने में और जो है ग्लास को काटने में इसका उपयोग किया जाता है, ज्वेलरी में इसका उपयोग किया जाता है, काफ़ी अवेलेबल है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। ज्वेलरी में क्यों उपयोग किया जाता है? इसकी ब्रिलियंस की वजह से, इसकी चमक की वजह से ज्वेलरी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और शीशे को काटने में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि डायमंड जो है काफ़ी हार्ड है, इसलिए वही शीशा काट सकता है, कोई दूसरा एलिमेंट या कोई दूसरा जो भी कुछ है वो काट नहीं सकता है। ठीक है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल आपको पता है कि इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में किया जाता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल, कई सारे सेल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रोड्स पड़ा होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट आपके पेंसिल में भी जो, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है तो एक जो है मार्क डालती चली जाती है पेज पर, इसलिए इसका उपयोग आपके पेंसिल में भी किया जाता है। अच्छा, डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो क्यों नहीं होती? इसका एक रीज़न है जिस पे अभी हम जो है करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो क्यों पास हो जाती है, इस पे बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हम डिटेल में समझते हैं। डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो पहले जो इसमें लिखा है उसको बता देते हैं। ए डायमंड क्रिस्टल इज जॉइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स। ईच कार्बन एटम इन द डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। द 4 कार्बन एटम्स आर एट द 4 वर्टेक्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन एटम होता है वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। जॉइंट का मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें कई सारे कार्बन एटम एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, और दूसरी चीज वो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स के द्वारा लिंक्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड तो उनके बीच में बनता है। और वो जो 4 कार्बन है एक वर्टेक्स की तरह काम करते हैं। जैसे टेट्राहेड्रॉन जो होता है मतलब उसका जो बेस होगा वो एक रेक्टेंगल की तरह होगा, मतलब उसमें 4 वर्टेक्स होंगे तो उसके बेस की तरह काम करते हैं। और खास बात होता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो है डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन विच आर पावरफुली बॉन्डेड वन अनदर, जो एक दूसरे से काफी ज्यादा पावरफुली बॉन्डेड है, जिस वजह से इट गिव्स रिजिड शेप टू द डायमंड। इससे डायमंड को एक रिजिड शेप मिल जाता है और ये काफी इट विल मेक्स इट हार्ड सब्सटेंस। और इसे क्या बनाते हैं? हार्ड सब्सटेंस बनाते हैं। ये जो रिजिड स्ट्रक्चर है यही से क्या बना देता है? हार्ड सब्सटेंस बनाता है। इसी की वजह से जो है ये ग्लास कटर के रूप में यूज होता है। इसी की वजह से जो है ये ऑयल जो बोरर होते हैं, मतलब जो कुआं खोदने वाले जो भी टूल्स वगैरह होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और हम बात करें ज्वेलरी में तो यूज होता है क्योंकि वो उसकी ब्रिलियंस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, इसकी हार्डनेस की वजह से नहीं होता है। दूसरी चीज ये है कि आप इसमें देख रहे हैं कि कार्बन का जो कोई भी आइटम है वो अगले 4 एटम के साथ बंधा हुआ है। मतलब इस कार्बन के एटम की बात करें तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, कि एक दिख नहीं रहा है, ये ऊपर भी है। तो इस तरह से हर एटम डायमंड में क्या है कि दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ बंधा हुआ है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं है, 4 एटम के साथ नहीं, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन अगले 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बंधे हुए हैं, तो कोई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो मूव नहीं करेगा वो इलेक्ट्रॉन, और जब मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी? इस वजह से कार्बन एटम में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। मतलब डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी इसी वजह से नहीं पास होती क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जो है बंधे हुए हैं। अब हम लोग ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इसमें जो लिखा है वो मैं बता देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डायमंड। ए ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन आइटम और सीट ऑफ कार्बन। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ कि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो कार्बन के स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। इसमें कई सारी जो है लेयर्स बन जाती है कार्बन आइटम की। ठीक है, तो क्या होता है कि ईच कार्बन इन ग्रेफाइट लेयर जो है ज्वाइंट टू 3 अदर कार्बन एटम। मतलब प्रत्येक ग्रेफाइट जो लेयर होती है उसमें जो प्रत्येक कार्बन होता है अगले 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट होता है और इस तरह से एक हेक्सागोनल रिंग बना लेता है, जैसा कि इसमें दिखाई दिया है। और जो है ये जो लेयर होती हैं तो इन लेयर के बीच में कोई फोर्स नहीं होता, ना इन लेयर के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इन दोनों लेयर के बीच में वीक वंडर वाल्स फोर्स होता है, जिस वीक वंडर वाल फोर्स की वजह से ये क्या हो सकते हैं कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या कर सकती है? स्लाइड कर सकती है, क्योंकि इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। इनके बीच में जो फोर्स है उसे हम क्या कहेंगे? वंडर वाल फोर्स। ग्रेफाइट के लेयर्स के बीच में जो फोर्स है वो वंडर वाल फोर्स है। इस वजह से क्या कर सकता है? एक लेयर ग्रेफाइट की दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है? स्लाइड कर सकती है। दूसरी चीज ड्यू टू सीट लाइक स्ट्रक्चर। सीट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट सब्सटेंस। ये सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, इसी की वजह से कई सारी मशीन में लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या होता है कि ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। मतलब हम एक एग्जाम्पल देते हैं उससे हम समझ सकते हैं। जैसे कैसे कि जो ग्रेफाइट में प्रत्येक आइटम है वो 3 कार्बन आइटम के साथ जो है जुड़ा हुआ है, तो उसका अब ग्रेफाइट के बाहर वाली सेल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें से 3 तो कंबाइन हो जाएंगे, 3 जो है इलेक्ट्रॉन दूसरे 3
इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन एक क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो ये जो है कई सारे इसमें आपने क्वेश्चन भी कवर कर लिए आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, और बहुत सारा टॉपिक कवर हो गया। इसके बाद हम यूजेस भी आपने डायमंड के समझ लिए, और बकमिंस्टर फुल रेंज जो नया मतलब एलोट्रॉफ है कार्बन का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में अभी रिसर्च भी चल रही है, खैर उसको भी हम थोड़ा बहुत बता देंगे। लेकिन इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो इसका सेकंड पार्ट है वो दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है, अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक